हेलो फ्रेंड्स। एडीओ की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसमें आजीविका के सेक्शन में आज हमारा चौथा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं आजीविका के सेक्शन में कैसे कैसे एमसीक्यू आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित सामुदायिक संगठनों का गठन किया जा रहा है। पहला महिला स्व सहायता समूह, दूसरा ग्राम संगठन, तीसरा संकुल स्तरीय संगठन, चौथा विकास खंड स्तरीय संगठन और पांचवा है जिला स्तरीय संगठन। देखिए आपके ऑप्शन कैसे कैसे आएंगे, 1 और 4, 1 और 2, 3 और 5 और 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किन किन सामुदायिक संगठनों का गठन किया जा रहा है? महिला स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, विकास स्तरीय संगठन और जिला स्तरीय संगठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इनमें से कौन सा संकुल स्तरीय संगठन के संबंध में सत्य कथन है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में सत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला, एक विकासखंड को 3 से 5 संकुलों में विभक्त किया जा सकता है। लगभग 6 माह पुराने ग्राम संगठन को आपस में मिलाकर संकुल स्तरीय संगठन का गठन प्रारंभ किया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति आपस में मिलकर संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उप सचिव का चयन करते हैं। संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण प्रारंभ में 10 ग्राम संगठनों से किया जा सकता है और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, एक विकासखंड को 3 से 5 संकुलों में विभक्त किया जा सकता है। तो जी हाँ, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 से 5 संकुलों में एक विकासखंड को विभक्त किया जा सकता है। लगभग 6 माह पुराने ग्राम संगठन को आपस में मिलाकर संकुल स्तरीय संगठन का गठन प्रारंभ किया जाता है। तो जी हाँ, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति आपस में मिलकर संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सचिव का चयन करती है। जी हाँ, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण प्रारंभ में 10 ग्राम संगठनों से किया जाता है, मतलब मिनिमम 10 ग्राम संगठन से संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी आपका इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। शाकंभरी योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान योजना में लाभान्वित किए जाते हैं। कूप निर्माण हेतु 25,200 अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो अनुदाय देय होगा। 0.5 से 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप क्रय करने पर निर्धारित इकाई लागत का 75% अथवा राशि 16,875 अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। यह केंद्र राज्य पोषित योजना है जिसे वर्ष 2005-6 में शुरू किया गया। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। देखिए शाकंभरी योजना जो है छत्तीसगढ़ की एक योजना है जिसमें सभी वर्ग के कौन कौन से आते हैं, लघु एवं सीमांत किसान इस योजना के लिए लाभान्वित होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है। कूप निर्माण हेतु 25,200 अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो अनुदाय देय होगा। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है 0.5 से 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप क्रय करने हेतु निर्धारित इकाई लागत का 75% अथवा राशि 16,875 अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है, यह केंद्र राज्य पोषित योजना है
जिसे वर्ष 2005-6 में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन तो सही है, 2005-6 को शाकंभरी योजना को शुरू किया गया था। शाकंभरी योजना ये केंद्र राज्य पोषित योजना नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो गया। ये छत्तीसगढ़ की योजना है, ये केवल राज्य पोषित योजना है, ये केवल राज्य पोषित योजना है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? क्या यहाँ स्नातक का कोर्स होता है? क्या यहाँ स्नातकोत्तर का कोर्स होता है? क्या यहाँ डिप्लोमा का कोर्स होता है? क्या यहाँ पीएचडी का कोर्स होता है? देखिए आपके ऑप्शन कैसे आएंगे, ऑप्शन 1, 1, 2, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पहले भी आ चुके हैं। इंदिरा कला विश्वविद्यालय में किस तरह के कोर्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कामधेनु विश्वविद्यालय जो कि अंजोरा दुर्ग में है, जिसकी स्थापना सन 2012 में हुई, वहाँ स्नातक का कोर्स भी होता है, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट का भी कोर्स होता है, वहाँ डिप्लोमा का भी कोर्स होता है और वहाँ पीएचडी का भी कोर्स होता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कामधेनु विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, 2012 में, और ये कहाँ है, अंजोरा दुर्ग में। और इसके अभी वर्तमान में कुलपति कौन है, डॉक्टर नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर इसके अभी वर्तमान में कुलपति है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित पशु प्रजनन केंद्र में सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि पशु प्रजनन केंद्र छत्तीसगढ़ में 4 जगह है। छत्तीसगढ़ में 4 जगह शासकीय पशु प्रजनन केंद्र 4 जगह है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए क्या अंजोरा दुर्ग बड़ा है, क्या सरकंडा जो बिलासपुर में है वो बड़ा है, क्या पकरिया गौरेला पेंड्रा मारवाही में है वो बड़ा है, क्या चंदकुरी रायपुर में है वो बड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा अंजोरा दुर्ग। अंजोरा दुर्ग पशु प्रजनन केंद्र सबसे बड़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोधन न्याय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। देखिए यह योजना छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को शुरू की गई है। सरकार 2 रुपये प्रति किलो के अनुसार गोबर क्रय करती है। गोधन न्याय योजना के जरिए 21 जुलाई 2020 को पहली बार गोबर खरीदने की शुरुआत की गई थी। गोधन ऐप के माध्यम से सरकार की गोधन न्याय योजना की गतिविधियों के बारे में अपडेट दिया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, असत्य कथन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सत्य है? देखिए देखते हैं पहला ऑप्शन, यह योजना छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। 20 जुलाई 2020 को क्या था, हरेली था, इसी दिन शुरू की गई थी। तो जी हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सरकार 2 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार गोबर क्रय करती है पशुपालकों से। तो जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। गोधन न्याय योजना के जरिए 21 जुलाई 2020 को, ये डेट भी आप याद रखिए, 21 जुलाई 2020 को पहली बार गोबर खरीदने की शुरुआत की गई थी। तो जी हाँ ये ऑप्शन भी आपका सही है। गोधन ऐप के माध्यम से सरकार की गोधन न्याय योजना की गतिविधियों के बारे में अपडेट दिया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये गोधन ऐप भी कार्यरत है। अभी गोधन ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ क्या पूछा जा रहा है, असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई भी आपका, इन चारों ऑप्शन में आपका कोई भी असत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। अब देखिए गोधन न्याय योजना से और डिटेल कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए गोधन न्याय योजना हेतु पात्रता के संबंध में कौन सा निर्हरता है? देखिए आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, आप मिस्टेक नहीं करेंगे कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। देखिए निर्हरता मतलब डिस्क्वालीफाई, कौन सा इसके लिए पात्र नहीं हो गए, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पशुपालन का कार्य करने वाली योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदक के पास
अपने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जो आवेदक योजना के लिए आवेदन कर रहे होंगे उन्हें अपने पशुओं की संख्या भी दर्ज करानी होगी। राज्य के बड़े व्यापारी व बड़े किसान जिनके पास जमीन जायदाद होगी वह योजना के पात्र नहीं होंगे। और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पशुपालन का कार्य करने वाले योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये योग्य होंगे। और दूसरा ऑप्शन है आवेदन करते समय आवेदक के पास अपने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल ये भी पात्र होंगे। तीसरा ऑप्शन है जो आवेदक योजना के लिए आवेदन कर रहे होंगे उन्हें अपने पशुओं की संख्या भी दर्ज करानी होगी, ये भी योग्य होंगे। लेकिन राज्य के बड़े व्यापारी व बड़े किसान जिनके पास जमीन जायदाद होगी वह योजना के पात्र नहीं होंगे। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निर्हरता पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे गोधन न्याय योजना से आपका डिटेल क्वेश्चन ये पूछ सकता है और डीप से पूछ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। देखिए यदि स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा हो तो इस अधिनियम के तहत पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राशि 1500 रुपए है। 1500 रुपए किसके लिए है, पुरुषों के लिए और मिक्स, पुरुष और महिलाओं मिक्स के लिए। किंतु महिला स्व सहायता समूह के लिए 250 रुपए है। यदि स्व सहायता समूह में संशोधन करना हो तो प्रत्येक संशोधन के लिए 200 रुपये राशि जमा करना होगा। लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए पहला ऑप्शन है यदि स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी 20 से ज्यादा होती है तो इस अधिनियम के तहत पंजीयन कराना होगा। तो जी हाँ, ये सही है। पंजीयन राशि 1500 रुपए है। 1500 किसके लिए है, पुरुषों और मिक्स, जो पुरुष और महिलाओं को बना के स्व सहायता समूह बनाया जाता है उसके लिए कितना है 1500 रुपया। किंतु महिला स्व सहायता समूह के लिए 250 रुपए है। यदि स्व सहायता समूह में संशोधन करना हो, संशोधन कैसे करते हैं, यदि किसी सदस्य को जोड़ना हो या किसी सदस्य को हटाना हो तो प्रत्येक संशोधन के लिए, किसके लिए, प्रत्येक संशोधन के लिए 200 रुपये राशि जमा करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी कथन जो है आपके सत्य कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए स्व सहायता समूह गठन के समय जो व्यक्ति सर्वाधिक राशि देगा वह कैसा सदस्य कहलाएगा। देखिए आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य, साधारण सदस्य, सम्माननीय सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा संरक्षक सदस्य। स्व सहायता समूह का गठन करते समय जो व्यक्ति सर्वाधिक राशि देगा वह कैसा सदस्य कहलाएगा, संरक्षक सदस्य कहलाएगा। और आजीवन सदस्य क्या होते हैं, जो संरक्षक सदस्य से थोड़े कम राशि देते हैं गठन के समय, और आजीवन सदस्य थोड़ा ज्यादा राशि देकर वे संरक्षक सदस्य बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में खेती की जाने वाली किसी भी फसल के लिए 2% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस योजना में चक्रवातों और बेमौसम बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा आपसे सही पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन कैसे आएंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। देखिए सबसे पहले आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इसका डिटेल क्या क्या है। देखिए इसका डिटेल ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, 2016। आपको सबसे पहले ये याद रखना है। देखिए सभी खरीफ फसलों के लिए, कौन से फसलों के लिए, खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा कितना 2%, और सभी रबी फसलों के लिए 1.5%, ये आपको याद रखना है, का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है, इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में, ये आपका गलत हो गया, किसी भी मौसम में नहीं, खरीफ के लिए 2%,
देखिए किसी भी मौसम में खेती के लिए की जाने वाली किसी भी फसल के लिए 2%, ये किसी भी फसल के लिए यहाँ लिखा है, तो इसलिए ये आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि खरीफ के लिए 2% है और रबी के लिए 1.5% है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इस योजना में चक्रवातों और बेमौसम बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पशुधन क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी स्थिर भाव पर 2011-12 के अनुसार, स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार 2021-22 में वृद्धि प्रतिशत कितनी रही है? क्या 3.27% रही है? क्या 4.27% रही है? क्या 2.27% रही है? क्या 5.27% रही है? इसका सही आंसर होगा 2.27% वृद्धि रही है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।